हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग सीडीएस के फिजिक्स के पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2022 ईयर के। ठीक है, जहाँ पे सीडीएस 1 2022 और सीडीएस 2 2022 में जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए थे हम इस वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे इस सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी फिजिक्स के 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने वो सब सॉल्व किए थे। ठीक है, दोनों ही सीडीएस एग्जाम में 2023 के। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जरूर देख लेना। और अभी हम लोग पहले सबसे पहले फिजिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम केमिस्ट्री बायो सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में कि आपका 1/4 जो पोर्शन है जीके का वो साइंस सेक्शन से आता है। तो अगर आप इजीली अगर साइंस पोर्शन अच्छे से कर लेते हो तो आप जो 20 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं ना पेपर की कट ऑफ क्लियर करने के ही, ठीक है, वही आप इन पर्टिकुलर साइंस सेक्शन से ही क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिर साथ ही साथ हम लोग जैसे आगे अब आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटी और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हम सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो उससे आप यहाँ पे अपना स्कोर भी यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, 50+ आप यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हो। और इस पर्टिकुलर सीरीज से आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड और कौन से टॉपिक्स को आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया कि तो फिजिक्स में कौन से सबसे पहले हमें शुरू करने हैं, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑप्टिक्स आपका मस्ट सब्जेक्ट है, मतलब उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इस वाले जो 2022 ईयर है इसमें भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे रिवील जीके के होम पेज पे आओगे वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद जैसे ऑलरेडी मैं पीवाईक्यूज तो आपके सॉल्व करा ही रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ पे जैसे वन टॉपिक वन वीडियो की ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे जैसे जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा होता है, जैसे रिपब्लिक डे परेड है तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, जैसे कि कौन से अवार्ड्स यहाँ पे किस रेजिमेंट को मिले हैं, या फिर कौन सा बेस्ट डेब्लू है, या फिर पहली बार कौन सा कंटेंजमेंट यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आया था। ठीक है, किसने किसको यहाँ पे लीड किया था। ठीक है, कौन गेस्ट था, या फिर कौन कौन से यहाँ पे वेपन्स दिखाए गए थे। जैसे आपको याद हो कि सीडीएस में पिनाका से रिलेटेड पहले भी यहाँ पे 2 बार पूछा जा चुका है। तो वो भी यहाँ पे, और ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे आपको रिपब्लिक डे परेड में यहाँ पे वेपन्स दिखा रहा है इंडिया, ठीक है, उसी से ही रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये प्लेलिस्ट तो यहाँ पे ज़रूर देख लेना। जैसे अभी राम मंदिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टेम्पल्स आर्किटेक्चर, ठीक है, मतलब कि अलग अलग तरीके के कितने आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि राम मंदिर जो बना है वो यहाँ पे कौन से टाइप का आर्किटेक्चर उस पे यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कि द्रविड़ा आपने सुना होगा, नगरा आपने सुना होगा, तो इनमें से कौन सा हुआ है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट से और भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा रखा है। फिर डिफरेंट इसरो के मिशन, तो यहाँ पे आपको ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो जैसे आपके गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए। ठीक है, कोई एक इवेंट हो गया जैसे G20 हुआ था, तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपको एक ही वीडियो में इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर अगली आपकी मैं बोलूँगा जो आपको फॉलो करना है वो है आपका करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली सारे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स से जो भी एक मैं टॉपिक उठाता हूँ उसमें जितना भी यहाँ पे न्यूज़ होती है सब मैं यहाँ पे इसी में कवर करने की पूरी अपनी ट्राई करता हूँ। जैसे आपने लेटेस्ट अभी न्यूज़ सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना 1998 का जजमेंट यहाँ पे ओवर रूल्ड कर दिया है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, अभी आपने लेटेस्ट केस सुना होगा सीता सोरेन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सब लेटेस्ट न्यूज़ मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, तो आप ये ज़रूर वीडियो फॉलो कर लेना प्लेलिस्ट। फिर साथ ही साथ डिफेंस की मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अब जैसे मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे एफ कैट भरा होगा, पर यहाँ पे बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि वेपन सिस्टम ऑफिसर क्या काम करता है। ठीक है, या फिर क्या है उसका रोल क्या है, तो वो भी हमने यहाँ पे अच्छे से मैंने कवर कर रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। फिर साथ ही साथ प्रोजेक्ट 15 है, प्रोजेक्ट 15 भी वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। 17 भी मैं आगे यहाँ बना दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड भी पढ़ सकते हो। फिर साथ ही साथ यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब आपको बहुत अलग अलग यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। मैं बस आपसे ये बोलूँगा कि आप साथ ही साथ पीवाईक्यूज़ के साथ साथ आप इनको भी फॉलो करते रहना, ताकि आपका इस पर्टिकुलर जो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है ना 20 नंबर का, उसमें से आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, 15-16 क्वेश्चन आप यहीं से ही कवर कर सकते हो। सो गाइस, चलो शुरू कर लेते हैं। तो देखो आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए, दोनों स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सीडीएस टू 2022 में यहाँ पे पूछे गए हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि आपके लिए मैं करंट अफेयर से रिलेटेड भी मैं यहाँ पे एक वीडियो ला दूंगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे, पर वो मैं आपको मार्च के एंड में या फिर मार्च के बाद लाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर 21 अप्रैल पे है। तो आपके मार्च तक का आप करंट अफेयर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा हो जाएगा। तो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वीडियो पहले आप मैं रिकमेंड करूँगा वीडियो रोको, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि विच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
तो आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिच जो है यहाँ पे साउंड वेव की वो किसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे पिच पता है तो जैसे मैं यहाँ पे एक पहले तो बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम आपका ये है, ठीक है, और एक डायग्राम आपका ये है, ठीक है, मान लो या आपकी वेव्स जा रही है, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान दो तो जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ, ठीक है, TROUGH, ठीक। फिर यहाँ पे जो क्रेस्ट का जो पहला वाला क्रेस्ट है और यहाँ से जो दूसरा वाला क्रेस्ट है, मतलब हर दूसरे में कंसेक्यूटिव में जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेवलेंथ। फिर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट से, मतलब जो आपकी लाइन दिख रही है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ से जो मैक्सिमम आपको जो डिस्टेंस दिख रहा है तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये सब आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो ये आपको एम्पलीट्यूड होगा, वेवलेंथ बता दिया ने, क्रेस्ट ट्रफ बता दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, अब ये सेम चीज़ आपके यहाँ पे भी रहेंगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका जो वेवलेंथ है ना वो मैक्सिमम है, मतलब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वेवलेंथ देखोगे यहाँ पे आपका कम है, ठीक है, आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे जो आपकी पिच होती है ना वो डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन जो होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप पिच की बात करो, अगर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है तो मतलब क्या है कि पिच और वेवलेंथ में जो रिलेशन होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आपने फॉर्मूला देखा होगा, अगर हम फॉर्मूले की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का अगर मैं फॉर्मूला बताता हूँ तो यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला है कि 1/, यहाँ पे टाइम पीरियड, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। फिर दूसरा हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। इसके ऊपर पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रखे हैं तो यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है, ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है, HERTZ, ठीक है, हर्ट्स। फिर एम्पलीट्यूड की यहाँ पे एसआई यूनिट होती है मीटर, स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और लाउडनेस की होती है डेसिबल, ठीक है, डीबी हम जिसको बोलते हैं ना। तो ये आपकी एसआई यूनिट्स होती है, ठीक है। एसआई यूनिट भी आपसे कभी पूछी जाए गई है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे पूछ ले, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे पता हो, ठीक है। मैंने आपको एम्पलीट्यूड बता दिया, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से बताई दी है, ठीक है, लाउडनेस का और इसका स्पीड का आपको, जैसे स्पीड का भी फॉर्मूला बेसिक है आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो में भी किया था, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो तो आपका ये हो गया, ठीक है, ज़रूर यहाँ पे नोट कर लेना ये सब चीज़ें, ठीक है। अब नाउ चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है आपका दूसरा क्वेश्चन, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आप इसको मतलब देखते ही पहचान जाओगे, ठीक है। जैसे अब आपको अगर नहीं पता है तो जैसे कि आपको जैसे पता होगा सिंपल सा कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एम मीटर जो है वो एम्पियर से ही बना है, ठीक है। मतलब कि इसका नाम भी ऐसा रखा है कि आप इजीली पहचान लो, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है सर्किट में एम मीटर, ठीक है, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर है और एम्पियर से ही इसका नाम रखा है एम मीटर। तो आप ये करेक्ट कर दोगे, ठीक है, ये ईजी है बहुत। फिर नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे वोल्ट मीटर, जो कि आपका वोल्टेज को देखता है, ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। तो अब वोल्ट से ही यहाँ पे वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल से चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जनरेटर है, ठीक है, तो जनरेटर बेसिकली क्या करता है, आपका मैकेनिकल से वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जनरेटर की, तो जनरेटर आपका इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है एनर्जी को, ठीक है। तो ये आपका जनरेटर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो, ठीक है, ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ठीक। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं मोटर की, तो मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, जो कि आपकी एक मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन आया था कि माइक्रोफोन कौन सी एनर्जी को किस में चेंज करता है, ठीक है। वहीं पे एक आया था कि माइक्रोफोन के साथ एक और भी कुछ था, आप वो पिछला वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे कन्वर्जन वाले जो टॉपिक्स है, या आपके बोल लो आप ऑब्जेक्ट्स है जो किस एनर्जी से किस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ आई होप कि आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई हो। नाउ गाइज अब हम आ गए अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है
कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्होंने प्लेस किया फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे लेंस ज़रूरी है याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे कहाँ पे प्लेस कर रहा है वो फोकस पे। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो हमारा कॉनकेव होता है वो, यहाँ पे मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेंस में आपको याद रखना है कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप मैं डाइवर्जिंग चलो पूरा लिख दे रहा हूँ, डाइवर्जिंग होता है। वहीं पे अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगा ना, तो मिरर के केस में आपका कॉनकेव जो है वो कन्वर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखना कि लेंस और मिरर आप सेपरेट करना, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो डाइवर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका वो यहाँ पे कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। अब आपको जैसे पता होगा कि आपके कॉन्वेक्स लेंस में, जब हम लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में आपके यहाँ पे 6 कंडीशन बनती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बस बना के दिखा रहा हूँ, आपको पता है कि कॉन्वेक्स जो आपका आई बॉल के स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और आप ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में पुट करते हो, ठीक है। तो अगर मैं इमेज में यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, ये F1 है आपका, ये ट्वाइस ऑफ F1 है, ठीक है। अभी इससे कंफ्यूज मत होना, ट्वाइस ऑफ F1 मतलब C होता है और F1 मतलब F ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका F2 आएगा जो कि राइट साइड का F हो जाएगा, और यहाँ पे आप मान लो कि आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2 आएगा जो कि राइट साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप मिरर में पढ़ते हो ना C और F, तो लेंस में हम लोग F1 और टू ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब भी उसका सेम ही होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे इसने क्या बोला है कि इसने फोकस पे रखी, ठीक है। इसने अपना ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे फोकस पे रखा। अब आपको बताने की इमेज कहाँ बनी, ठीक है। अब आपको देखो इसमें ना रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, जो आपके 6 कंडीशन बनती है ना, तो सबसे पहले जब भी आप इमेज रखते हो तो आप हमेशा इन्फिनिटी पे रखते हो, मतलब ट्वाइस F1 जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है इसके इधर रखते हो, इधर कहीं रखते हो, ठीक है। उसके बाद जो अपनी अगली इमेज रखोगे आप, वो इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ F1 के बीच में रखोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ F1 के बीच में रखोगे। फिर जो आप अपनी अगला जो आपका जो आप बोल रहे हो 6 कंडीशन है, तो आपकी जो तीसरी कंडीशन है वहाँ पे आप ट्वाइस ऑफ F1 पे रखोगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, ठीक है। तो C1 पे थर्ड आ गया। फिर इन दोनों के बीच में रखोगे तो ट्वाइस ऑफ F1 और F1, ठीक है। फिर इसके ऊपर रखोगे जो आपकी ये कंडीशन आ गई, ठीक है, जहाँ पे बोला ही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगली जो कंडीशन है F1 से लेके यहाँ पे P के बीच में रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे F1 से P। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ इन्फिनिटी से गए, फिर इन्फिनिटी से ट्वाइस ऑफ F1, फिर F1 ट्वाइस ऑफ F1 पे रखा, फिर ट्वाइस ऑफ F1 से F1 के बीच में रखा, फिर F1 पे रखा, फिर F1 और फिर P के बीच में रखा, ठीक है। तो ऐसे करके आप बस याद रख सकते हो कि कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब इमेज की हम लोग बात करते हैं, तो जब आप इन्फिनिटी पे रखते हो ना, तो आपकी इमेज बनती है यहाँ पे F2 पे, ठीक है। मतलब फोकस जो आपका राइट साइड वाला फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनती है जब आप इन्फिनिटी पे रखते हो। फिर जब इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ F1 के बीच में रखते हो तो आपकी इमेज F2 और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में बनती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इधर की तरफ जा रहे थे एक एक करके। अब वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे हो रही है, राइट साइड में आप जा रहे हो F2 से, ठीक है। मतलब पहली आपकी यहाँ रख के बना, ठीक है। दूसरी इमेज आपकी इन दोनों के बीच में बनेगी। तीसरे कंडीशन में आपकी इमेज आपकी ट्वाइस ऑफ F2 पे बनेगी, ठीक है। फिर तीसरी इमेज आपकी इन्फिनिटी ऑफ ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में बनेगी, चौथी, ठीक है, चौथा केस मतलब। फिर आपका जो पांचवा केस है वो आपका बनेगा इन्फिनिटी पे। और वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो अब आप F1 पे रखते हो, मतलब फोकस पे रखते हो, तो आपका कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा आपका यहाँ पे इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा एट इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा वापस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, शुरू से आप वीडियो मतलब वापस से रिवाइंड करके देखना, ठीक है। मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाया, आपको यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है रख के, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप रखते हो इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी से 2F के बीच में, फिर 2F पे रखते हो थर्ड कंडीशन में, फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन में ट्वाइस ऑफ F1 और F1 के बीच में रखते हो, फिर पांचवी जो कंडीशन है वहाँ पे आप F1 पे रखते हो, मतलब कि फोकस पे रखते हो, और वही आपसे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे इमेज की बात करते हैं तो इमेज आपकी बनना शुरू होती है F2 से, मतलब कि राइट साइड के फोकस से। फिर एक एक करके आप आगे बढ़ो, जैसे आप यहाँ पे आगे आ रहे थे वैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ो, ठीक है। तो दूसरी इमेज आपकी F2 और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में बनेगी, फिर F ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में बनेगी तीसरे कंडीशन में, फिर जो आपकी इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में बनेगी चौथी में, ठीक है। और पांचवी आपकी जो यहाँ पे पूछ रहा है वो वही यहीं पे आ गई आपकी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली इससे मार्क कर सकते हो कि आपकी इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी। अब ना यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपसे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन हर साल पूछा ही जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अभी और भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 2022 में,
ठीक है, पर आप यहाँ पे मान के चलो कि आपका जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है ना, वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मतलब कि आप कुछ भी करो, स्टार्ट भी करना है ना तो आप ऑप्टिक्स से ही करो फिजिक्स को। ठीक है, और रिवाइज भी कर रहे हो ना तो सबसे ज़्यादा आपको फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर ही रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कभी जैसे ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कहीं स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का वो ऑप्टिक्स है। ना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपसे यहाँ पे बात कर रहा है स्मॉल जी की। ठीक है, एट अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ पे देखो बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ इसका फॉर्मूला पता है ना, आप ये इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशन चैप्टर से आप वो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैपिटल जो स्मॉल जी है आपका, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपका कैपिटल जी जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये मास हो गया और ये आपका रेडियस हो गया। तो अब ये फॉर्मूले से ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ इट्स मास एंड रेडियस। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आप इजीली इसको मार्क कर सकते थे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब ये सामने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है हाइट से ऑन टू द फ्लोर। अब आपको बताना है कि इन चारों में से क्या चीज़ यहाँ पे इसकी यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, तो अब देखो बेसिक रीज़न या बेसिक चीज़ आपको जो यहाँ पे पता होना चाहिए वो यहाँ पे ये है कि अगर मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ लिख लिख के ही बता रहा हूँ, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और सिर्फ अगर वो मूव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली। ठीक है, मतलब सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर पा रहा है तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ मूव कर पा रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको याद हो जो आपके लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में आपका जो सेकंड लॉ है, ठीक है, मतलब जो न्यूटन ने यहाँ पे दिया था आपको पता ही होगा। ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है यहाँ पे क्या बोलता है वो कि फोर्स क्या होता है? इक्वल्स टू एम ए, मतलब मास और यहाँ पे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड यहाँ पे जो मोशन का लॉ है, यहीं से आप इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मान लो कि यहाँ पे अब एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है एक फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका। ठीक है, तो उस केस में जो आपकी जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक इंसान है, वो यहाँ पे एक स्टोन फेंक रहा है, वो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो हमेशा यहाँ पे डाउनवर्ड ही लग रही है। ठीक है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही है, मतलब एक्शन क्या हो रहा है? इस पे ग्रेविटी का ही एक्शन हो रहा है। ठीक है, नीचे गिर रहा है जब, तो उस केस में इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को ही हम लोग बोलते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ पे सिर्फ ये नीचे गिर रहा है, तो उस टाइम में आपका ए हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल जी से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता हो। फिर उसके बाद अगर मैं अगली चीज़ यहाँ पे बात करता हूँ, तो जब ये यहाँ पे नीचे गिरता है ना तो उसके साथ साथ में ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन जो आपका होता है वो कांस्टेंट हो जाता है विद टाइम। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, ये आपको याद रखना है। तो उस केस में अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है? यूनिफॉर्म क्या रह रहा है आपका, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रह रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको ये चीज़ पता चल गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल मतलब एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही, तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जहाँ पे F इक्वल्स टू एम ए होता है। ठीक है, मतलब मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और अगर आप कोई स्टोन बिल्डिंग से फेंक रहे हो और वो हमेशा आपका नीचे ही गिर रहा है, ठीक है, और उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब ग्रेविटी हो जाता है, जहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को जी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? जी लिखते हैं, उसको डिनोट किससे करते हैं? जी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या होगा जब भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात होगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्मॉल चीज़ कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपका वेट से रिलेटेड था। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है आपका वेट्स पे ही रिलेटेड है, तो और ये आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर से ही रिलेटेड है।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेट का जैसे फॉर्मूला पता होगा mg होता है, ठीक है, मतलब मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब अगर जैसे यहाँ पे 4 कंडीशन बनती है, ठीक है, जैसे पहली कंडीशन हम चलते हैं, मान लो कि आप कोई लिफ्ट में हो, ठीक है, और वो आपकी ना या तो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट मूव कर रही है, ठीक है, या तो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट मूव कर रही है, तो उस केस में जो आपका वेट होगा वो क्या होगा, आपका mg हो जाएगा, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे r से डिनोट कर रहा हूँ, तो r इक्वल्स टू mg हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेट रहेगा अगर लिफ्ट में आप हो और वहाँ पे रेस्ट पे है या तो लिफ्ट, या फिर कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पर कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड में है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड आपका होता है अगर मान के चलो कि आप लिफ्ट में ही हो, ठीक है, और लिफ्ट आपकी अपवर्ड मूव कर रही है पर कांस्टेंट स्पीड में नहीं मूव कर रही है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में आपका क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल्स टू एम जो आपका मास है, और यहाँ पे ही आपका जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में प्लस हो जाता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर अगर हम नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे थर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मान के चलो कि आप लिफ्ट में जा रहे हो और आपकी अब वो लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, तो अब उस केस में आपकी यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ठीक है, याद रखना कि यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में आपका आर क्या हो जाएगा, एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, और चौथा आपका जो आपका फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग इसको आर इक्वल्स टू एम और यहाँ पे आ जाता है जी माइनस जी जो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले आप पक्का याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये इजीली समझा दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको वापस बोलूँगा रिवाइंड करके देखना शुरू से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। और बेसिक सा यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है, आप अगर आप ध्यान दे से देख रहे हो तो यहाँ पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अगर पता हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद समझ पा रहे हो, जैसे आप बायो में और केमिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ता है, ठीक है, बायो में तो बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, पर फिजिक्स में आपके बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप इजीली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के आप सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी ऐसा कोई हाई लेवल का न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जैसे सेंटीमीटर टू मीटर, या फिर बस ऐसे वैल्यूज को चेंज करने वाला आ रहा है, बाकी ऐसा कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अपर्चर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन क्या दिए, क्या वो इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, या फिर फोकल लेंथ से इक्वल होता है, या फिर इंडिपेंडेंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, या फिर इक्वल होता है हाफ ऑफ द फोकल लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक यहाँ सिर्फ ये डायग्राम से ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और यहाँ मतलब बेसिक यहाँ पे आप बोल सकते हो स्टैटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, इसमें कोई ज़्यादा कुछ यहाँ पे सॉल्व करने का नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी साइड हो गई है। अब यहाँ पे आपको जैसे पता है कि यहाँ पे हमारे पास होता है फोकस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये साइड जो ये वाला पॉइंट जो होता है आपका होता है पोल। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, हम उसको डिनोट करते हैं आर से, और वही हम लोग उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन में जो दे रखा है वो सब चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस। फिर दूसरा चीज़ फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ होती है आपकी फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाला। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता चल गया कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में जब हमने 2023 के क्वेश्चन लगाए थे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एफ इक्वल्स टू होता है हमारा r/2, मतलब फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, तो यहीं से आप r निकाल सकते हो, तो r क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ f। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या रिलेशन बन रहा है कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 गुना है फोकल लेंथ से। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो आपका फोकल लेंथ है वो हाफ है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, कुछ याद करने की ऐसे हाई लेवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर नाउ अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि अपर्चर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अपर्चर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस मैंने बनाया, ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक,
मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ अ लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अपर्चर हम लोग किसको बोलते हैं, डायमीटर ऑफ अ लेंस। ठीक है, डायमीटर ऑफ लेंस, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ठीक, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट, अगर जैसे अपर्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अपर्चर पूछा है तो आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको अपर्चर दे रखा है तो आप उससे साइज बता सकते हो। ठीक है, मिरर का, लेंस का वगैरह। ठीक है, हम यहाँ पे साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, साइज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक, फिर दूसरी चीज़, यहाँ पे आप बता सकते हो कि जितना बड़ा या आपका अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा आपकी लाइट पास करेगी। ठीक है, उससे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई भी इमेज बनती है, उसकी क्या इंटेंसिटी है या फिर उसकी क्या ब्राइटनेस है, ठीक है, उससे उसका बेसिकली डायरेक्ट रेफरेंस आपका यहाँ पे अपर्चर से ही है। मतलब कि क्या है इसका कहने का, कि जितना बड़ा आपका अपर्चर का साइज होगा, ठीक है, मतलब जितना बड़ा आपका अपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा आपके इमेज की ब्राइटनेस होगी, इंटेंसिटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी पास करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक तो ये साइज़ बता रहा है, फिर साथ ही साथ ब्राइटनेस यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे आप बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ आगे बात करते हैं तो जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो आपका अपर्चर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये आपको यहीं से डायग्राम से ही दिख रहा होगा कि आपका फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर पे कोई भी चीज़ यहाँ पे डिपेंड नहीं है, ना ही अपर्चर आपका फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपर्चर ना आर पे डिपेंड है, ना आपका स्मॉल एफ पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं एक छोटा सा टॉपिक और बताऊँगा आपको, जो है आपका यहाँ पे मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट करते हैं एम से। ठीक, अब आपके दो टाइप के हम मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, वो है आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मान के चलो आपका m बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, मैं एच आई यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ हाइट ऑफ इमेज को, तो वो आपकी हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है अगर आपका m बड़ा आता है। ठीक है, मतलब मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा आता है तो हाइट ऑफ इमेज जो है आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है। वहीं पे अगर इक्वल आ जाता है तो मतलब कि एच ऑफ आई इक्वल टू एच ऑफ ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है। फिर आपके पास अगला क्या आता है, अगर m जो है वो 1 से छोटा है तो आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका मैग्नीफिकेशन। ठीक है, वहीं पे आपके पास एक और होता है, आपका होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन हम इस टॉपिक को बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो एफ माइनस वी अपॉन एफ, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं इसके लीनियर मैग्नीफिकेशन के, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे मान लो कोई पूछता है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन होता है एम इंटू 1 + d/f। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है। ठीक है, फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन आपका स्मॉल एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, वी आपका इमेज का डिस्टेंस, यू अपॉन यू आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो उस टाइप से आप निकाल सकते हो। एफ आपका फोकल लेंथ जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये बेसिक से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और यहीं से आप देख रहे हो कि ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो गाइस चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपको मास दे दिया 10 kg। ठीक है, मतलब m दे दिया आपको यहाँ पे 10 kg, और इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब आपको v दे दिया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं क्योंकि इजी फॉर्मूला है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एम आपको 10 दे रखा है, वी आपको 10 दे रखा है, उसका स्क्वायर कर दो तो ये आपका बन गया, यहाँ से 5 कर दो। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पे 500 जूल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है तो 500 जूल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ यहाँ पे पता कर पा रहे हो कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होना ही नहीं है आंसर। ठीक है, ए होगा या फिर सी होगा।
अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लीनियर मोमेंटम आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसको भी वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो 10 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है इस स्टेटमेंट को। मैं इसको यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 बाय सेकेंड, ठीक है। तो अब इस चीज़ से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 100 kg, यहाँ पे ऊपर में सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। मीटर के बाद यहाँ पे पहले मीटर लिख लेते हैं, चलो, ठीक है। तो 100 मीटर सेकेंड अपॉन, और यहाँ पे नीचे सेकेंड था तो इसको अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब नाउ जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, मतलब ये वाला जो पार्ट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। यही आपका होता है न्यूटन। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई 100 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये 100 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आप देखो ये आपका आंसर आ गया लीनियर मोमेंटम का भी। तो यहाँ से आपको क्या सही लग रहा है, ए करेक्ट ऑप्शन है। तो आपके पास 100 न्यूटन सेकेंड आपका लीनियर मोमेंटम आ गया और 500 जूल आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला इजीली समझ में आ गया हो, ठीक है। आपको बस लीनियर मोमेंटम में यहाँ पे बस खेल खेलना था इन पर्टिकुलर यूनिट्स के साथ। बाकी आप काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये ईजी है। आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए था कि न्यूटन को किस और तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बस इसलिए बोला मैं था मैंने कि तो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है, पर इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है कि आप यहाँ पे ना कर पाओ, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। सो गाइस चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको एक मेटल वायर दे रखी है, लेंथ है उसका एल, डायमीटर है डी और रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। और आपको बोला है कि एक और यहाँ पे वायर बनाइए जहाँ पे उसका सेम मेटल है, ठीक है। सेम मेटल यहाँ पे यूज़ किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यूज़ होगी, ठीक है। फिर सेम लेंथ है और साथ ही साथ यहाँ पे जो डायमीटर है वो यहाँ पे डबल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमें दिया है। तो एल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वो हमें एल दे रखा है, डायमीटर हमें डी दे रखा है और रेजिस्टेंस हमें आर दे रखा है पहली वाली में। फिर सेकंड वाले में मैं एल डैश ले रहा हूँ, वो हमें एल दे रखा है क्योंकि सेम लेंथ की बात की है, ठीक। फिर डायमीटर डी डैश ले रहा हूँ, वहाँ पे हमें बोला है कि ट्वाइस ऑफ डी हो जा रहा है तो 2d हो गया। और रेजिस्टेंस आर डैश ले रहा हूँ, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहाँ पे एक बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, वो होता है हमारा रो इंटू एल अपॉन ए। तो अब जो यहाँ पे ये रो है ना, ये आपका होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे बोला है सेम मेटल है, ठीक, तो आपका रेजिस्टिविटी डिफरेंट मेटल का डिफरेंट होता है, पर अब क्योंकि यहाँ पे बोल दिया सेम मेटल है तो यहाँ पे जो आपका ये रो होगा ये अब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास आर क्या बचा यहाँ पे एल बाई ए, ठीक। ए होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और उसके बाद एल आपका लेंथ है ही, ठीक। अब आप क्या करोगे यहाँ पे बेसिकली एरिया आप अगर आप वायर का निकालते हो तो यहाँ पे क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब आर की वैल्यू यहाँ पे डी बाई टू पुट करो क्योंकि आपको बोला है कि यहाँ पे डी है, ठीक है, डायमीटर है। तो आर क्या होता है डी बाई टू होता है, तो यहाँ पे पुट करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए की वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ पे पाई डी बाय मतलब मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे ए ही मान के चलूँगा आगे, ठीक है। अभी वो आगे मैं बताऊँगा कैसे। फिर उसके बाद हम ए डैश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बोला है कि डी जो है वो ट्वाइस हो जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डी, ठीक है, अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4। और जो कि आपका ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 क्या आपका ये एरिया है जो यहाँ पे आया, ठीक है, जो हमें ये दे रखा है, ठीक है। जो अभी हमने निकाला पाई डी स्क्वायर बाय 4 ये आपका एरिया है। तो मतलब क्या हुआ ए डैश आपका 4 टाइम्स ऑफ ए आ गया, ठीक है। तब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में बस ये वैल्यूज़ को पुट करना है हमें। तो आर डैश अपॉन आर, आर डैश मेरा सेकेंड वाले वायर का है, आर मेरा फर्स्ट वाले वायर का है, इक्वल्स टू एल डैश अपॉन आर ए डैश, ठीक है। यहाँ पे ये ए डैश, फिर एल अपॉन ए, ठीक है। मैंने एल डैश और ए डैश ले रखा है इसलिए मैंने ये लिखा है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास एल डैश इंटू ए अपॉन एल इंटू ए डैश, ठीक है। क्योंकि ये नीचे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ए आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा ये। अब हमें बोल रखा है कि एल जो है वो मेरा सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है सेम लेंथ, तो सेम लेंथ मतलब क्या होगा,
एल डैश भी मेरा एल हो जाएगा, एल भी मेरा एल ही रहेगा, ठीक है। मतलब एल इंटू ए मेरा ए ही रहेगा क्योंकि मैंने ए ले रखा है, ठीक है। मैंने बताया आपको मैं ए ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि पाई डी स्क्वायर 4 है, बाय 4 है, और मैंने यहाँ पे ए डैश को 4 ए निकाल लिया है, ठीक है। अब उसके बाद एल मुझे बोला है कि एल ही है, और यहाँ पे मुझे बोल दिया 4 ए हो गया ये, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाल लिया ए डैश की वैल्यू मैंने 4 ए पुट कर दी। अब एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, ठीक। अब यहाँ आर डैश, आर इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, आर डैश अपॉन आर आ गया 1/4। तो अब आर आप इधर भेज दो, तो आर डैश क्या आ जाएगा आपके पास, R/4, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, R/4। तो आई होप का आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा वापस से रिवाइंड करना और वापस से ये क्वेश्चन देखना, ठीक है, मतलब जैसे मैंने सॉल्व किया है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब इस 2022 ईयर में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं, थोड़े लेवल के क्वेश्चन आए हैं, तो हो सकता है वीडियो भी थोड़ी लंबी बन जाए क्योंकि मैं साथ साथ आपको टॉपिक भी समझा रहा हूँ। सो ना अब यहाँ पे करते हैं CDS 2 2022 के लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 1 वाला भी करेंगे, CDS 1 2022। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है CDS 2 2022 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि आपको ये रेजिस्टेंस दे रखे है और कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो मान लेते हैं कि R1 ये है, ये R2 है, ये R3, और ये आपको यहाँ बैटरी दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है कैपेसिटर से, मतलब कैपेसिटर के पास नहीं करेगा करंट कभी भी, ठीक है। तो बेसिक जो काम होता है यहाँ पे, जैसे मान के चलो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो करते हुए यहाँ तक गया, ठीक है। वो यहाँ पे बेसिक काम क्या करेगा, वो यहाँ पे कैपेसिटर को चार्ज करने का काम करेगा, और वो तब तक करेगा जब तक जो इन दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज होगा ना, वो यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर यहाँ पे अब लग गया है, तो यहाँ पे करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 आपका किसी काम का नहीं है, ठीक है, मतलब हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हम कंसिडर किसको करेंगे, R2 और R3 को। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, R2 और R3 आपके सीरीज़ में लगे हैं, ठीक है। तो अब सीरीज़ का क्या फॉर्मूला होता है, R = R1 + R2। हमने अब पिछले ही वीडियो में हमने पैरेलल वाला भी क्वेश्चन किया था, ठीक है, वो अच्छे से देख लेना, उसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा अब आपका 10 + 10, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 20 ओम। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, आपसे पूछा है करंट बताओ, ठीक है। तो आपको पता है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, ठीक है। अब यहाँ से I क्या हो जाएगा आपका V/R। तो आपको V कितना दे रखा है, V दे रखा है 10, ठीक है, यहाँ पे। फिर आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, यहाँ पे 20 आया हमारा सीरीज़ में करके, ठीक। तो आप यहाँ से कैंसिल करो, आपका क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर, ये आपका करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, CDS 1 2022 वाले क्वेश्चन, ठीक है। हमने CDS 2 2022 खत्म कर लिया। अब CDS 1 2022 में पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपसे पूछा कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट इज रिड्यूसेस, या फिर कोई चेंज नहीं होता है, या फिर इंक्रीज कर जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, मतलब चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब लाइव वायर, ठीक है, आपकी न्यूट्रल वायर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था लाइव वायर्स को किससे डिनोट करते हैं, रेड से, और कहीं कहीं पे आपको ब्राउन भी दिखेगा, ठीक है। वहीं पे न्यूट्रल आपका ब्लू है और ब्लैक है, ठीक है, मतलब आपको दोनों कलर यहाँ पे दिखेंगे, पर नॉर्मली ब्लैक और यहाँ पे रेड हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब आपकी लाइव वायर यहाँ पे न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट हो जाती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तब आपको शॉर्ट सर्किट यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस केस में आपको वोल्टेज पे कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, मतलब वोल्टेज में अगर आप सर्किट है कोई आपके पास, उसमें कोई भी पॉइंट पे आप चेक करोगे ना, तो वोल्टेज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, हर पॉइंट पे आपका वोल्टेज सेम होगा, ठीक है, मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो सेम। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्लोज टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ज़ीरो ही हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पास आ जाता है ज़ीरो के, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक। तो अब यहाँ से आपको ओम्स लॉ पता है, V = IR। तो I = क्या आ गया, V/R। जब V में अब कोई चेंज हुआ ही नहीं है और R आपका ज़ीरो के पास पहुँच जा रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे छोटी वैल्यू है और यहाँ पे वही बड़ी वैल्यू है। तो अब उस केस में यहाँ पे क्या होगा, छोटी वैल्यू को जब आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपका इंक्रीज करेगा हैवीली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, C, इंक्रीजेज हैवीली, ठीक। तो आपको ये बहुत मतलब छोटा सा ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था यहाँ पे, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज +2,
ठीक है, देन द इमेज इज, तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या वो वर्चुअल इरेक्ट होगी स्मॉल के साइज से, मतलब स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से और वर्चुअल इरेक्ट होगी, या फिर स्मॉलर होगी और रियल इन्वर्टेड होगी, या फिर वर्चुअल इरेक्ट होगी पर लार्ज होगी ऑब्जेक्ट से। तो अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आया जो मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, मैग्नीफिकेशन, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एम से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि था कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो हाइट ऑफ इमेज वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो हाइट ऑफ इमेज भी जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे +2 आपको दिख रहा है, तो 2 क्या है आपकी 1 से बड़ी है, प्लस में है पहली बात तो, ठीक है, प्लस में है तो 1 से बड़ी आ गई। तो जब 1 से बड़ी आई मतलब कि हाइट ऑफ इमेज आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो यहाँ पे आपकी स्मॉलर वाले तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपको दिया है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो ये तो होना ही नहीं है। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे कि लार्जर देन, तो आपका करेक्ट है ही। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि वर्चुअल इरेक्ट है या फिर रियल इन्वर्टेड है। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक स्मॉल चीज़ बस आपको याद रखनी है कि मैग्नीफिकेशन फैक्टर आपका हमेशा प्लस में आएगा जब भी हम बात करेंगे वर्चुअल इरेक्ट की। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट आपकी इमेज जब भी बनेगी तो आपका मैग्नीफिकेशन फैक्टर आपका हमेशा प्लस में रहेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रियल इन्वर्टेड की, तो आपका मैग्नीफिकेशन फैक्टर हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ बस आप याद रख लेना ये 2, ठीक है, पॉइंट। और ये वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फार्मूला आपको बस याद रहना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैग्नीफिकेशन फैक्टर प्लस कब होता है, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, जब रियल इन्वर्टेड बनती है तो माइनस होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको प्लस दे रखा है और लार्जर हमने पहले ही निकाल लिया, तो वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर रहेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा है सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, निक्रोम और ग्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साथ ही साथ यहाँ पे ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मतलब कि क्या हुआ इसका कि अगर आप टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टिविटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस से, तो इसका मतलब हो गया कि आप जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया था कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रो क्या था यहाँ पे, रेजिस्टिविटी था, है ना, रेजिस्टिविटी था, तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस। तो इससे आप ये भी यहाँ पे पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि अगर मान लो आपके पास कोई एक गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो उसकी जो रजिस्टिविटी होगी ना वो कम होगी। ठीक है, तो उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो यहाँ पे कम होगी। ठीक है, जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतनी उसकी रजिस्टिविटी यहाँ पे कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि कंडक्टर क्या होते हैं, मतलब जो आपके कंडक्टर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, वो लूजली होते हैं, मतलब फ्रीली आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो इसलिए वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब आप वो हिल नहीं सकते। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली। तो इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि गुड कंडक्टर होंगे तो उनकी रजिस्टिविटी कम होगी। ठीक, अब इसमें देखो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो है आपका सिल्वर, क्योंकि ये एक मेटल है। ठीक, तो आपका सबसे पहले तो आएगा यहाँ पे सिल्वर, तो यहाँ पे आपका बी गलत हो गया, फिर ये डी भी गलत हो गया। फिर उसके बाद अगला आपके पास आएगा निक्रोम। ठीक है, और ग्लास आपका इंसुलेटर होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ग्लास तो लास्ट में आएगा ही और सिल्वर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन थे, तो इसमें से आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सिल्वर आपका मेटल होता है इसलिए सबसे पहले आएगा, उसका गुड कंडक्टर है वो इसलिए। फिर साथ ही साथ उससे जो नीचे आता है आपका आता है निक्रोम, क्योंकि निक्रोम आपका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक हीटर्स में। ठीक है, आप हीटर यूज़ कर रहे होगे अभी, सर्दियों में आपने यूज़ किया होगा, तो हर एक इलेक्ट्रिक हीटर में आपका निक्रोम यूज़ होता है। ठीक है, तो वो भी आपका एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, तो सिल्वर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद निक्रोम है, फिर ग्लास आपका इंसुलेटर है ही, तो वो इंसुलेटर है इसलिए आपका एकदम लास्ट में आएगा। तो ये भी आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये क्वेश्चन हो जाता, पर हाँ इसके लिए आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए था कि जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना अच्छा गुड मतलब कंडक्टर होगा, जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी उतनी कम रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, और कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से भी हो सकता है कि इस फॉर्मूले से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है ना, आप सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक बॉय है
वो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड्स। ठीक, डी हो गया आपका 200 मीटर और टाइम दे रखा है आपको यहाँ पे 30 सेकेंड्स। ठीक, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मीटर और 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक, तो आपसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल से जहाँ पे भी वो खत्म कर रहा है वहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं बोलेंगे उसको, आप बोल सकते हो उसको चेंज इन पोजीशन कितना है, मतलब डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो वो आपका होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैं आपको बना दे रहा हूँ, ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, इसको यहाँ पे बोल रखा है कि ये 200 मीटर का है। अब वो 200 आपका 30 सेकेंड्स में कर ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो। ठीक है, मैं आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, पहले थोड़ा सॉल्व करके करते हैं। तो 3 मिनट 45 सेकेंड्स आपको यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे 180 सेकेंड्स प्लस 45। ठीक है, 3 मिनट्स का 180 सेकेंड्स हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 225 सेकेंड्स। फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 225/30 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5 रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि वो पहले तो मान लो आपका इनिशियल पॉइंट ये है, तो 7 बार तो यहाँ पे ही आके ख़त्म होगा। ठीक है, पर जो आपका अगला जो 15 सेकेंड बचा है, ठीक है, क्योंकि वो 30 सेकेंड में एक रेवोल्यूशन कर ले रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका कि 3 मिनट में उसके पास ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि 30-30 करके आप करने जाओगे तो यहाँ पे 6 रेवोल्यूशन तो यहीं पे ही उसने कर लिए। फिर 45 सेकेंड्स को आप अगर तोड़ोगे तो 30 और प्लस 15। ठीक है, तो 30 में यहाँ पे वापस से वो एक रेवोल्यूशन और कर लेगा, और पर यहाँ पे जो 15 है, अब यहाँ पे वो हाफ रेवोल्यूशन ही कर पाएगा। ठीक है, तो उसका फाइनल क्या आएगा, वो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक, अब जब यहाँ पे कहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इसका डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, डायमीटर आपको यहाँ पे दे रखा है 200। ठीक, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ठीक, तो इसमें कुछ भी था नहीं, बेसिक बस आपको पता होना चाहिए था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे 3 मिनट 45 सेकेंड दिया है, उसको कन्वर्ट कर लिया, 225 आ गया, 225/30 7.5 रेवोल्यूशन, मतलब कि 7 रेवोल्यूशन में तो उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद उसने जो आधा डिस्टेंस चला वो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आधा डिस्टेंस चल के वो यहाँ पे आया। ठीक है, 7.5 रेवोल्यूशन में, तो 0.5 रेवोल्यूशन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 1 रेवोल्यूशन यहाँ पे आएगा तो 0.5 यहाँ आएगा। तो अब उसने पूछा है कि इतने मिनट बाद जहाँ पे भी उसका फाइनल डिस्टेंस है, फाइनल पॉइंट जो है, वहाँ से उसका इनिशियल पॉइंट कितना दूर है। ठीक है, मतलब कि वही आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो ये आ जाएगा आपका डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जो कि होता है 200 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। ठीक है, अब ये भी देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, चारों में से कौन सा गलत है, तो ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले बोला था कि एनर्जी टू एनर्जी कन्वर्ट करने वाला, ठीक है, ये आ रहा है, ये इसमें भी यहाँ पे पूछा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको अभी इसी वीडियो में समझाया, ये एकदम करेक्ट है। ठीक, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल से काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज करता है, और काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म होती है मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी करेक्ट है। ठीक, फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपकी बेसिकली यहाँ पे करेक्ट है। अगर आप ये चारों बस ऐसे ही पढ़ते, ठीक है, तब भी आपको दिख जाता कि डी आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन कलर दिया है, उसके साथ बोल दिया कि एक ये लाइव वायर है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि रेड हो सकती है या ब्राउन। ठीक, तो ग्रीन मतलब क्या होती है आपकी अर्थ वायर, ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, कौन सा गलत है, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। ठीक, तो अब आपको बेसिक यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एनर्जी टू एनर्जी कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट कर रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब ये जो दोनों यहाँ पे पॉइंट है ना, ये थोड़ा थियोरटिकल वाले पॉइंट्स है। ठीक, कि अंदर यहाँ पे पैरेलली होती है। ठीक है, ये हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में देखा है। फिर साथ ही साथ कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो थ्योरी बेस्ड है। तो अगर आप ये चारों ऑप्शन बस ऐसे ही पढ़ते ना, तब भी आप ये डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली लगा देते। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका वेट है 9 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ के वेट, मतलब वेट ऑन अर्थ आपको दे रखा है यहाँ पे 9 न्यूटन। फिर आपसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट
वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स दैट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ आपकी जीई है। ठीक है, हम जीई को यहाँ पे जीई मान रहे हैं। वैसे क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर आपकी वेट ऑन प्लैनेट आपको यहाँ पे फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट आपको दे रखा है कि वो 9 टाइम्स है जी ऑफ ई के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि वी डब्ल्यू ऑन मतलब वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन प्लैनेट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। तो यहाँ से आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ई आप ऐसे ही रहने दो और डब्ल्यू पी भी ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू में यहाँ पे जी ई आ गया। ठीक है, और जी पी में यहाँ पे पुट कर दो 9 जी ई। अब यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू ई अपॉन वेट ऑन प्लैनेट इक्वल्स टू 1/9। फिर आप इसको रिवर्स मतलब इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेट ऑन प्लैनेट इक्वल्स टू 9 टाइम्स वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिलेशन बनेगा। तो इसमें आप ऑप्शन में देखो तो आपका यहाँ पे सी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, द वेट वुड बी 9 टाइम्स। तो इस टाइप से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर होगा बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला जो ऑप्टिक्स का ही चैप्टर में आपको एक टॉपिक मिलेगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, जहाँ पे मैंने कल पिछले वाली वीडियो में बताया था कि रेयरर से डेंसर जाता है, डेंसर से रेयरर जाता है, तो क्या कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 लेयर है। ठीक है, और हर लेयर की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब हर एक की यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटी है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट किसी भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेयर से दूसरे लेयर में जाती है, तो स्पीड ऑफ लाइट की जो होती है वो यहाँ पे चेंज होती रहती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस आफ्टर गोइंग इन एवरी लेयर। ठीक है, और यहाँ पे ही क्या होता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या हो गया, जैसे मान लो आप ये इंसान यहाँ खड़ा है। ठीक है, और स्टार आपका होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आपको देखना चाहिए पर आप देख रहे होगे यहाँ कहीं, मतलब जो उसकी रियल पोजीशन होती है वहाँ पे आप नहीं देखते हो। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि आप कहीं दूसरी जगह पे ही देख रहे होते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको स्टार दिखता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में 5 लेयर है, पाँचों की डिफरेंट डेंसिटी है, और इसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो होती है हर एक में चेंज होती है। ठीक है, हर एक की डिफरेंट होती है, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमें देखने को मिलता है। सो नाउ हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखे कि व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल। ठीक है, तो अभी आपका ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल जी जो आपका ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट है, फिर M1 M2 जो मासेज है, और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो ये होता है आपका, ये आप मान लो 1। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे निकालोगे तो F इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, G आपका रहेगा ही। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। M1 मान लो सेम ले रहे हैं हम लोग, और इसने बोला कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो मान लेते हैं हम लोग कि M2 जो है वो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ M2 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ले रहे हैं ट्वाइस ऑफ M2। फिर इसने बोला यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे डबल हो जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 2r हो जाएगा डिस्टेंस, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे G M1 M2, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो F आ गया हमारा, F डैश आ गया हमारा। ठीक है, 2 G M1 M2 अपॉन 4r स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जो आपका ये G M1 M2 अपॉन 4 ये r स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका हमने क्या मान रखा है, F मान रखा है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2F अपॉन 4, और यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/2F, मतलब कि फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आंसर आएगा। ठीक, द फोर्स वुड बी हाफ। ठीक है, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने F डैश इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बोला है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे F डैश ले लिया। फिर G M1 M2 को मैंने ले लिया कि ट्वाइस हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो यहाँ पे 2M2 ले लिया मैंने M2 को। ठीक, फिर यहाँ पे इसने बोला है कि जो यहाँ पे इसका डिस्टेंस है वो भी डबल हो जा रहा है, मतलब R था वो R ट्वाइस ऑफ R हो जा रहा है,
तो 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर 2g m1 m2 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे f की वैल्यू क्या है, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे g m1 m2 और ये आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब आप इतना वाला पार्ट जो है ये आपका f बन जाएगा। ठीक, इसलिए आप यहाँ पे मैंने f पुट कर दिया तो 2/4 और यहाँ पे f पुट किया, तो फिर उसके बाद मैंने कैंसिल किया 1/2 और ये f, तो यहाँ पे कितना बच गया, हाफ f, मतलब कि क्या हो जा रहा है, फोर्स जो है वो यहाँ पे हाफ हो जा रही है। ठीक, तो आप इस तरीके से मतलब सीधे सीधे आप देख रहे हो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। हाँ, पिछले वाले में जो CDS 2 2022 हुआ था उसमें जो क्वेश्चन थे थोड़े अच्छे लेवल के थे। ठीक है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15, मतलब f दे रखा है आपको यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। फिर आपसे यहाँ पे पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है ताकि आपको जो इमेज बने, ठीक है, वो यहाँ पे रियल इमेज बने ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट को आप कितनी दूरी पे रखोगे कि जो आपकी इमेज बने वो रियल इमेज बने और वो भी सेम साइज़ की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज़, अगर आपको पता है कि सेम साइज़ की इमेज कहाँ पे बनती है तो आप इसको बहुत ईजिली फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे है कि अगर आपको पता है कि सेम साइज़, अगर आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस हो ही गया। ठीक, फिर यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। ठीक, तो आपकी जो C होती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आपका जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो सेम साइज बनता है। ठीक है, सेम साइज की इमेज आपकी बनती है जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो। और आपको पता है कि मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया कि यहाँ पे पोल तक की यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था F=r/2। ठीक, तो जब यहाँ पे r जो है इसका अगर हमें अब निकालना है, ठीक है, कि r कितना है, तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, r=2 कर दोगे, f हमें पता है, तो यहाँ पे r क्या आ जाएगा, 2 × 15 जो कि हो जाएगा 30। पर अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको पूछा है कि ऑब्जेक्ट को आपको कितने डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस मान लो, ठीक है, कॉनकेव लेंस, और ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब भी हम u की बात करेंगे तो u हमेशा दोनों में ही नेगेटिव होगा। ठीक है, u आपका हमेशा दोनों में ही नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्यों नेगेटिव रहता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्योंकि आप ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर से पहले रख रहे हो। ठीक है, और इस साइड वाला आपका माइनस रहता है, ये प्लस रहता है। ठीक, उसके बाद अगर v की बात करते हैं तो कॉनकेव में जब v की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव रहता है। ठीक, वहीं पे कॉन्वेक्स में आपका ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और जब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ भी आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स में आपका पॉजिटिव रहता है और वैसे आपका जो कॉनकेव है वहाँ पे आपका नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है छोटी मोटी चीज़ है, ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक और बार यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि जब हम कॉनकेव की हम लोग बात करते हैं तो u v और f तीनों ही नेगेटिव रहते हैं। जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो u नेगेटिव रहता है, बाकी दोनों हमारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि u का डिस्टेंस क्या होगा और यहाँ पे हमेशा वो नेगेटिव रहता है, तो आपको बस यहाँ पे नेगेटिव लगा देना है। ठीक है, मतलब माइनस साइन लगा देना है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आप रखोगे वो रखोगे 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, माइनस कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको वापस से आप देख लेना अगर समझ में नहीं आया। अब जो दूसरा मेथड है जो आप फॉर्मूले से कर सकते हो वो है आपको, अगर आपको फॉर्मूला पता है लेंस का, 1/f=1/v-1/u। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इमेज जो बननी चाहिए वो सेम साइज की ही बननी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि v जो है आपका -u दे रखा है। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि माइनस क्यों आएगा, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। फोकल लेंथ आपका प्लस में ही रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे नेगेटिव प्लस साइन ये सब बताया, ये आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1/15 = 1 फिर v में आप रख दोगे -u और -1/u। ठीक है, अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2u। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक मिनट वापस मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/15 = -2u। फिर अब आप u इधर ले लो और यहाँ पे इंटू कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसका सॉल्व कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला मेरा यहाँ पे लेंस का यूज़ करके।
ठीक है। और या तो अगर आपको पता है कि सेम साइज़ आपकी कहाँ बनती है मेरा इमेज, तो आप उस तरीके से यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये फ़ॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बस आपको इधर आके फिर आपको ये बस याद रखना है कि ये माइनस साइन यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे जो ऑब्जेक्ट की दूरी पूछ रहा है, ठीक है? अगर मिरर की दूरी इमेज की दूरी पूछ रहा होता तो यहाँ पे आप प्लस ही रहने देते, ठीक? क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स में आपका इमेज का यहाँ पे प्लस रहता है और माइनस रहता है आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, ठीक? तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे आप दोनों फॉलो कर लेना। पर मैं बोलूँगा अगर आप बेसिक से करोगे तो आपके लिए पहले ज़्यादा सही है, ठीक है? उसके बाद फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप ये शॉर्टकट फॉलो करो, ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस, ठीक है? तो अगर हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो बेसिकली ग्रीन हाउस हेल्प करता है प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट में, ठीक है? और साथ ही साथ जो भी सन की रेडिएशंस आती है, ठीक है, वो आपका ऑब्जॉर्व मतलब एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स या फिर अर्थ के सरफेस, ठीक है? मतलब जो भी आप रेडिएशन देख रहे हो सन की तरफ से आ रही है, वो आपके प्लांट्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं या फिर अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि अर्थ का सरफेस भी कुछ इमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस, पर उसको जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे CO2 हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन हो गया CH4, ठीक है, तो ये सब उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं जो अर्थ इमिट करता है, ठीक है। और इसी की वजह से जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ है ना, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ है वो यहाँ पे बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है, मतलब एस्केप नहीं कर पाती है। और इसकी वजह से ही आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे गर्मी लगने लगती है, ठीक है, मतलब वार्म्थ लगने लगता है, WARMTH, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी गर्मी लगने लगती है, इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से लगने लगती है, क्योंकि जो अर्थ एमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन, उसको आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है CO2, मीथेन, और साथ ही साथ CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या N2 हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सब जो आपकी गैसेज हैं और भी यहाँ पे और आएंगी, ठीक है, और भी यहाँ पे गैसेज है, ग्रीन हाउस जितनी भी यहाँ पे गैसेज है सब इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, और इसकी वजह से जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस होती है वो बाहर नहीं जा पाती हैं, ठीक है, और इसी की वजह से आपको यहाँ पे गर्मी दिखती है। तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है। तो जैसे आप अगर पढ़ोगे तो पहला आप पढ़ो, द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू ग्रीन हाउस, ठीक है, ये करेक्ट है यहाँ तक। वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक थ्रू द ग्लास, ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है, पहला ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे वो अंदर भी जा पा रहे हैं और बाहर भी जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि CO2 जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो बाहर नहीं जा पाती है, ठीक। फिर अगली चीज़ है यहाँ पे, द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन नॉट एंटर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक। उसके बाद नो इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि आपको रेडिएशन तो मिल रहे हैं ना सन की, आप मतलब आप देख पा रहे हो ना, धूप तो आपको मिल ही रही है, तो वो सब आपको मिल ही रहा है। तो यहाँ पे ये 3 गलत है, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, तो उसी से ही आप यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं कि यहाँ पे सभी ईज़ी हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे लेवल के भी आएँगे। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा डीप नॉलेज यहाँ पे अगर होती तो यहाँ पे आप क्लियरली कर लेते आला, ठीक है।